जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस वक्त हमारे साथ है। महाराज जी, सबसे पहले तो मुंबई में आपका स्वागत है। कई दिनों का लंबा कार्यक्रम है, इस वक्त बोरीवली में आप विराजमान हैं। किस तरह का कार्यक्रम है बोरीवली में, कितने दिनों तक चलने वाला है, बताइए। ये चातुर्मास्य का अवसर है। वर्षा काल के जो 4 मास होते हैं, 4 पक्ष, उनमें एक ही स्थान पर निवास करना सन्यासियों के लिए शास्त्र में विहित है और उसी शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए इस समय हम मुंबई में बोरीवली में हैं। यहाँ पर जो कोरा केंद्र नाम का मैदान है वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर भगवान की आराधना उपासना भी हो रही है, साधना भी हो रही है और साथ साथ में वेदांत का सत्संग भी हो रहा है। और इसी के साथ गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए, गौ माता के श्री विग्रह में जो 33 कोटि देवता हैं, उन देवताओं को जागृत करने के लिए 33 करोड़ आहुतियों का यज्ञ भी चल रहा है। वो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो इन सब को मिला करके चातुर्मास्य कार्यक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र की धरती पे है, महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलो को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवाजी जो है महाराष्ट्र के ही नहीं, भारत के गौरव हैं, हिंदुओं के गौरव हैं और हिंदू पदपातशाही की स्थापना और गौरव ब्राह्मण का प्रतिपालन करने का उनका जो वचन, उसको पूरा देश सम्मान करता है। और उनकी जो भी जुड़ी हुई चीज़ है, धरोहर है, हम सब के लिए आदरणीय है। तो उनके द्वारा सेवित जो किले हैं, अगर उनको विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है, उनको सूची में रखा जाता है, तो अच्छा ही लगता है। एक छांगुर बाबा करके है जो कई साल पहले मुंबई के दरगाहों पर नग बेचा करता था। आज 500 करोड़ से ज़्यादा की उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है। धर्मांतरण के मामले में उसका नाम आ रहा है, कई मुस्लिम देशों से उसके संपर्क हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे उस पर? बात यह है कि उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन नग बेचने वाले व्यक्ति से शुरू करके 500 करोड़ का आदमी वो बन जाता है और इस बीच सरकारें सोई रहती हैं, इंटेलिजेंस सोया रहता है, कानून सोया रहता है। जब वो 500 करोड़ का हो जाता है तब उसके ऊपर निगाह जाती है, और वो भी 500 करोड़ का होने के कारण नहीं, धर्मांतरण करने के कारण जाती है। बाद में पता चलता है कि इसके पास तो ये भी है। तो उसके पास कहाँ से इतनी राशि अचानक आ गई? और विदेशी संपर्कों के माध्यम से देश में कुछ गड़बड़ करने के लिए तो नहीं वो राशि इकट्ठा हुई। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और जांच भी की जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद आदमी को सामाजिक जीवन से किनारा कर लेना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब इसको कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जोड़ रही है और उनके ऊपर टीका कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? कांग्रेस को तो नरेंद्र मोदी के सपने ही आते हैं, कुछ भी बात हो नरेंद्र मोदी दिखाई देता है। अरे, मोहन भागवत जी बोल रहे थे, उनका भी तो 75 साल होने वाला है। हो सकता है वो अपने बारे में बोल रहे हों कि अब मैं भी थोड़ा शांति का जीवन बिताऊंगा, आत्मचिंतन करूंगा। तो आप मोदी के बारे में क्यों अनुमान लगा लेते हो सकता है भागवत जी खुद अपने बारे में बोल रहे हों कि मेरा भी 75 साल हो रहा है, भाजपा ने अपने पार्टी के अंदर ये नियम घोषित कर रखा है, अब मैं संघ में भी करूँगा। हो सकता है ऐसा कह रहे हों। तो आप इसका अनुमान क्यों नहीं लगाते हो? सीधे मोदी, हर चीज़ मोदी। जब उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया तो मोदी का इसमें क्यों आप अनुमान करते हो? वो तो स्वयं कह रहे थे, उनके ऊपर आप क्यों नहीं घटाते हो सकता है कि मोहन भागवत जी ये कह रहे हों कि नियम अच्छा है, भाजपा ने शुरू किया, अब हम इसको संघ में लागू करेंगे। संघ में भी तो नए नए लड़के आ रहे हैं, उनको भी दायित्व मिलने चाहिए। तो पुराने लोग जब उनको अवसर देंगे, जगह खाली करेंगे, तभी ना ये हो सकेगा। तो हो सकता है कि मोहन भागवत जी संघ के बारे में इस तरह का कुछ सोच रहे हों और आगे चल कर के निर्णय लेने वाले हों। इस बारे में कयास लगाया जाना चाहिए, लेकिन मोदी को इसमें ला करके रखने का तो हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अब मोदी के बाद राहुल गांधी देश के दूसरे चेहरे हैं। आपकी नज़रों में क्या लगता है? ये कांग्रेस अगर कहे कि राहुल दूसरे चेहरे हैं तो हम समझेंगे कि इससे बढ़ कर के भूल दूसरी कोई नहीं हो सकती है। पार्टी अपने नेता को दूसरे नंबर पर रख रही है, हर पार्टी अपने नेता को एक नंबर पे रखती है। तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने नेता को दूसरे नंबर पे रख रही है, इसी से उनका दिवालियापन समझ लो कि क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून लाया था, पहली कक्षा से जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो हिंदी सीखें, लेकिन
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसका विरोध किया। विरोध इस कदर हुआ कि कई वर्षों से बिछड़े दोनों भाई एक मंच पर एक साथ आ गए। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये अच्छा था, मराठी अस्मिता की बात उन्होंने उठाई और दोनों भाई इकट्ठा हुए, ये भी अच्छा था। उनके कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में आकर के थोड़ी गलती कर दी, मार पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी मुहिम ही एक तरह से कमज़ोर पड़ गई, पूरे देश में आलोचना होने लग गई। तो उन्होंने तो मराठी के सम्मान में एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और बाद में कार्यकर्ता तो उत्साह में गड़बड़ी कर ही रहे थे, उनके नेता ने भी गड़बड़ी शुरू कर दी, सभा में कहने लगे कि अब फिर मारना और मारने के बाद सबूत भी मत छोड़ना। तो ये और ज़्यादा मतलब गलती हो गई। इसके कारण अब उनकी ये मुहिम कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा? खास करके महानगर पालिका मुंबई का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है मराठी मुद्दा ठाकरे बंधु पे भारी पड़ेगा या किसको नुकसान हो सकता है? देखिए, मराठी मुद्दा जो है ये महाराष्ट्र की अस्मिता से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का और विशेष करके ये जो बृहन मुंबई आपका नगर है, इस बृहन मुंबई का जो चरित्र है वो ऐसा समावेशी हो चुका है कि इसमें सब भाषा के लोग घुले मिले हुए हैं, कौन किस भाषा का है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत लंबा नहीं चलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इस मुद्दे में एक बड़ी समस्या ये भी है कि मान लो अस्मिता का प्रश्न उठा भी दें और कुछ लोग उससे जुड़ भी जाएं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों भाई लंबे समय तक अलग अलग रहे हैं और दोनों की राजनीति की धारा अलग अलग हो गई है। एक समावेशी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं और एक अपने ढंग के जैसे थे वैसे ही अभी बने हुए हैं। अब वो दोनों कैसे साथ मिल करके चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आप तो उद्धव ठाकरे को अच्छी तरह से जानते हैं, आशीर्वाद भी दिया आपने। क्या लगता है जोड़ी कितने समय तक सलामत रहेगी? क्या कुछ नया करेगी? कुछ नहीं, हमारा ये कहना है कि भाई भाई साथ तो रहना ही चाहिए, खराबी नहीं है, लेकिन इनको दोनों को मिल करके एक रास्ता बताना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि देखो हम लोग ऐसे एक साथ रह सकेंगे। क्योंकि अभी जो स्थिति है दोनों की दो धारा है, दोनों एक साथ अभी चलना चाहेंगे अपनी अपनी बात को ले करके तो नहीं चल सकेंगे। इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोड़ करके और कुछ कुछ पकड़ करके एक बनना पड़ेगा। जैसे रस्सी दो होती है, उसको ऐसे ऐसे एक में दूसरे में मिला दिया जाता है। आचार्यजी, तुम्ही मुंबईत आहात आणि मुंबईमध्ये मराठी भाषा वाद सुरू आहे, तुम्ही पण मराठी बोलतात, काय सांगणार? नाही, मराठी मला माहीत नाही आहे, किंतु मी शिकतो मराठी। मराठीमध्ये तुम्ही आता या, मराठीमध्ये सांगा।